So good morning everyone. Today we are going to start with our last chapter of Indian economy, that is chapter number 13, developmental experiences of India, China and Pakistan. Okay. So बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है कि हम इंडिया का कंपैरिजन करेंगे उसकी नेबरिंग कंट्रीज चाइना और पाकिस्तान के साथ. ठीक है. सो व्हाट इज द सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज थ्री कंट्रीज. हम इन तीनों की ही कंपैरेटिव स्टडी क्यों करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिपेंडेंस. इंडिया कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947. पाकिस्तान कईयों को पता नहीं होगा, 14 अगस्त 1947. और चाइना बना था 1948 में. राइट. मैं आपको कुछ बेसिक से पॉइंट्स कर रहा हूँ, साथ साथ आप नोट डाउन करते रहना ताकि आपके लिए इजी हो जाए. ठीक है. चाइना वॉज इन 1949. सो तीनों का इंडिपेंडेंस ईयर लगभग सेम है. ठीक है. इसका पहले नाम होता था रिपब्लिक ऑफ चाइना. इसका द नेक्स्ट वन इज रिफॉर्म्स. इंडियन इकोनॉमी ने अपने रिफॉर्म्स 1991 में इंट्रोड्यूस किए थे, इन्होंने 1988 में, इन्होंने 1976 में. ठीक है. सो बेसिकली ये तीनों देश एक तरह से एक ही टाइम पे बने. ठीक है. इनकी डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर थी. फिर भी ऐसा क्या डिफरेंस था इन तीनों में जिसकी वजह से इंडिया सबसे आगे चला गया और चाइना सबसे आगे चला गया, इंडिया सेकंड नंबर पे आ गया और पाकिस्तान इन दिनों में से लास्ट पे आ गया. ठीक है. सो हमने यही चीज़ों की स्टडी करनी है. सो एक सिंपल सा चार्ट आप ड्रॉ करना साथ साथ. ठीक है. सो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूँ डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज. आपको बुक में पढ़ने के लिए बहुत इजी रहेगा ये चार्ट. डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप साथ साथ इसका एक टेबल प्रिपेयर कीजिए. ठीक है. सो मैं यहाँ पे पहले ले रहा हूँ चाइना, देन हम बात करेंगे पाकिस्तान की. ठीक है. सो व्हाट आर द डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान. हम इंडिया की डेवलपमेंटल स्टडीज क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज हमारे पास पूरी बुक ही इंडियन डेवलपमेंट के ऊपर है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. सो देखो यहाँ पे हमारे पास चाइना ने फर्स्ट ऑफ ऑल, चाइना जब 1949 में बना था तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? गवर्नमेंट कंट्रोल. इन्होंने सबसे पहले अपनी कंट्री में हर एक चीज स्टेट ऑनरशिप के अंडर ले ली. इसका मतलब क्या है स्टेट ऑनरशिप का? जैसे कि मान लो कि अगर मेरी जमीन थी चाइना में, ठीक है, उस टाइम, तो चाइना ने क्या किया, उसका पोजेशन मेरे पास ही है लेकिन उसकी ऑनरशिप चाइना ने अपने नाम पे करवा ली. इसी तरह से हर एक चीज़ के ऊपर राइट किसका हो गया? चाइनीज़ गवर्नमेंट का. ठीक है. तो सबसे पहले तो उन्होंने ये चीज़ की. मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप साथ साथ लिखते रहना. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन विच builds the economy of China is to brought all the sectors of the economy, enterprises and lands owned and operated by the individuals under the government control. मतलब कोई भी चीज़, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट, किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल का नहीं था. ठीक है. हर एक चीज़ में स्टेट की इंटरफेरेंस थी. तो जहाँ पे स्टेट की इंटरफेरेंस होती है वो कौन सी इकोनॉमी होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी. राइट. द सेकेंड वन, यहाँ पे सेकेंड वन था GLF कैंपेन. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जिसको हम बोलते हैं GLF. सो GLF कैंपेन क्या था? बेसिकली एक ऐसी स्ट्रेटजी थी चाइनीज गवर्नमेंट की जिसमें उन्होंने अपने सिटीजन्स को इनकरेज किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरियाज में सेटअप करें. ठीक है. इन्होंने बाहर से किसी आदमी को नहीं बुलाया है, बाहर से किसी और कंट्री से कांटेक्ट नहीं किया. इन्होंने अपने ही सिटीजन्स को बोला, अपनी ही पॉपुलेशन को इनकरेज किया कि आप चाइना में ही रह के अपने आप की अपने इंडस्ट्रीज़ को रूरल सेक्टर्स में इस्टेब्लिश कीजिए. इसी वजह से आज हर एक मल्टीनेशनल कंपनी का एक रीजनल ऑफिस कहाँ पे है? चाइना में. ठीक है.
सो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ये बना था 1958। यहाँ पे आपको हर एक तरह का डाटा याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सो GLF ने आपको बता दिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, ठीक है। सो बेसिकली ये क्यों हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए। मैं आपको साइड पे बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इसके बारे में इतना ज़्यादा इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते होते हैं GLF कैंपेन के ऊपर। इंडिया में हुई थी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, चाइना में हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू GLF कैंपेन। ओके, द नेक्स्ट वन इज ग्रेट प्रोलेटेरियन, इसके स्पेलिंग्स अच्छे से लिखना, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, कल्चरल रेवोल्यूशन, दैट मीन्स GPCR बाय माओ त्से। ये वहाँ की चेयरमैन, ये वहाँ की कमेटी का चेयरमैन था माओ त्से। सो अंडर GPCR, अब GPCR का मेन मोटिव क्या था, हमने GLF का तो पढ़ लिया। GPCR का मेन मोटिव क्या था, इन्होंने क्या किया, जो इनके चाइना के जो स्टूडेंट्स थे या फिर कुछ प्रोफेशनल पर्सन्स थे, उन्होंने उनको क्या किया, एक ड्यूटी असाइन की कि आप लोग पूरे चाइना का सर्वे करो और जाके पढ़ो और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करो, एनालाइज करो कि हमारा चाइना पीछे क्यों है, हमारी चाइनीज़ इकोनॉमी को किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि हमारे इंडिया ने तो डायरेक्टली ही प्लानिंग कमीशन स्टार्ट कर दी बिना ये जाने कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स थी, हमें एक्चुअल में किस चीज़ की नीड थी, वो उस चीज़ को लेके चले जो चीज़ ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी थी, जो प्रेजेंटली था, जो हमने आगे एक्चुअली चाहिए था। अब जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इकोनॉमिक प्लानिंग जब इंडिया की हुई, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले GLF मतलब कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा दिया। हमारा इंडिया ही एक लौता ऐसा देश है जहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन का मेजर हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज है एज कम्पेयर टू जापान, अमेरिका एंड जर्मनी। वहाँ पे तो नियरली 2% या 4% उनकी टोटल पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर में एंगेज है, लेकिन हमारे इंडिया में 72.7% वर्किंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज है। सो आप देख सकते हो कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ओके, सो GPCR कैंपेन हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज रिफॉर्म्स एंड फेजेस, बहुत बढ़िया चीज़ है ये भी, इन्होंने इंट्रोड्यूस की रिफॉर्म्स एंड फेजेस। हमने क्या किया था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, रिफॉर्म्स का मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में बनाई, ठीक है, लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने रिफॉर्म्स को 2 पार्ट्स में इंट्रोड्यूस किया। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या किया, इन द फर्स्ट फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। उन्होंने फर्स्ट फेज में एग्रीकल्चर एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन दोनों चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया। एंड देन इन सेकेंड स्टेज दे होली एंड सोली डिसाइडेड टू डेवलप इंडस्ट्रियल सेक्टर। जबकि हमने तो कभी इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में सोचा ही नहीं रिफॉर्म्स में। सोचा, बिल्कुल सोचा, हमने सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में ही सोचा। हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब इम्प्लीमेंट की, उसका मेन मोटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन ही तो था, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया, फिर इंडस्ट्रियल को, देन टर्शरी को, ठीक है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिहाइंड दैट। नाउ द नेक्स्ट वन इज ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम। हमने बहुत बार पढ़ा होगा, ये चाइना का ही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम हमने अपनी इकोनॉमी में भी बहुत बार पढ़ा है छोटी क्लासेस में। ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम ये एक्चुअली कंसेप्ट हमें चाइना से मिला। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट भी हमें चाइना से मिला था। सो ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम क्या होता है, अब जैसे कि आपको पता है कि पहले हर बंदा सब्सिस्टेंस फार्मिंग करता था, ठीक है। सो इन्होंने क्या बोला कि भाई आप लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करो जितनी करनी है, ये मत सोचो कि जो आपकी लेफ्ट आउटपुट बचेगी, लेफ्ट आउटपुट, ठीक है, उसका क्या होगा।
हमारे इंडिया में क्या था, अगर भाई हमने 100 kg आउटपुट प्रोड्यूस की है, गवर्नमेंट ने लिमिट डिसाइड की हुई थी 20 kg, तो हमें 80 kg खुद अपने घर पे कंज्यूम करनी पड़ेगी। लेकिन इनका ऐसा नहीं था। ये कहते हैं कि आप एक लिमिट, मतलब कि जो हमारे पास मार्केट आउटपुट होती है, एक फार्मर ने टोटल 1000 kg प्रोड्यूस किया, जिसमें से 800 kg उसने अपने घर के लिए लिया, 200 kg उसने मार्केट में बेच दिया। एक तो ये प्राइस हो गया, प्राइस 1। दूसरा, अब क्या हुआ, इस सब्सिस्टेंस में से भी उन्होंने सिर्फ 600 kg कंज्यूम किया, 200 kg यहाँ पे भी बच गया। तो गवर्नमेंट कहती हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो हिस्सा बचेगा हम वो भी बाय करेंगे। लेकिन इंडिया में सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए हमने अगर कोई प्रोडक्शन निकाली है, तो अगर उसमें से कुछ आउटपुट बचती है तो उसका गवर्नमेंट टेक ओवर नहीं करेगी। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ज़रूर करती थी, इसलिए वो यहाँ पे 2 तरह के प्राइसेस ऑफर करते थे। एक तो मार्केट प्राइस, एक जो यहाँ पे सब्सिस्टेंस का प्राइस था। देखो, अगर ये सब्सिस्टेंस का प्राइस बेसिकली मार्केट प्राइस से कम होता है, क्यों? बिकॉज लोगों के लिए ये आउटपुट तो वेस्ट ही हो गई 200 kg। गवर्नमेंट किसी ना किसी प्राइस पे तो इसको एक्वायर करेगी ना। सो इस तरह चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। द लास्ट वन इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे कि ये चाइना है, इस चाइना में इन्होंने एक ऐसा एरिया अलॉट कर दिया इंडस्ट्रीज को कि अगर कोई भी पर्सन इस एरिया में आके अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करेगा, उसको कई तरह की बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडाइज रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ओके, सो दीज आर द डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज ऑफ चाइना। गवर्नमेंट कंट्रोल, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन, रिफॉर्म्स एंड फेजेस, ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, सो इसको अच्छे से नोट डाउन करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज कुछ खास नहीं है हमारे पास। डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले, एज लाइक इंडिया, दे ऑल्सो अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, लेकिन हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी ही डेमोक्रेसी है स्टार्टिंग से लेके अब तक। लेकिन इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो स्टेबल नहीं था। कई बार यहाँ पे डेमोक्रेसी आती है, तो कई बार यहाँ पे मिलिट्री रूल पाया जाता है, ठीक है। तो इनका पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं था, लेकिन इकोनॉमी स्टेबल थी, मिक्स्ड, राइट। द नेक्स्ट वन इज ग्रीन रेवोल्यूशन। अब पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था? लेट अस स्टडी अबाउट इट। सो पाकिस्तान में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था 1953, यस 1953 में। हमारे इंडिया में हुआ था 1960s में। ओके, सो कुछ बेसिक डिफरेंसेस और कुछ डाटा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे हमने वीट और राइस की प्रोडक्शन, इन दोनों की ही प्रोडक्शन को जोर दिया पाकिस्तानीज ने। द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंटल पॉलिसीज। डेवलपमेंटल पॉलिसीज, इनमें इन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है ना, ऐसी कुछ पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की। एंड द लास्ट वन इज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मतलब कि रिफॉर्म्स। इन्होंने अपने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे 1987 में, इंडिया ने कब किए थे 1991 में, चाइना ने कब किए थे 1976 में, ठीक है। सो ये आपको ईयर्स याद रखने पड़ेंगे इनके, ठीक है। इन्होंने भी सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की ही डेवलपमेंट की। इन्होंने सारे के सारे रिफॉर्म्स एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर दिए, एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया ने सारे रिफॉर्म्स किस में कॉन्सेंट्रेट कर दिए? इंडस्ट्रियल सेक्टर। चाइना ने पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप किया, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर को, राइट। सो बस पाकिस्तान की डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज में इतना ही था। सो 1 मिनट में आपकी बुक भी चेक कर लेता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू योर बुक कोई ऐसा टॉपिक रह ना गया हो। कंपैरेटिव में आ गया, डेवलपमेंट, ओके दैट्स फाइन।
ठीक है। सो हमने यहाँ पे पढ़ लिया पाकिस्तान के डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज। अब हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। सो कंपैरेटिव स्टडी का भी एक चार्ट बनेगा। ये चार्ट थोड़ा अलग से तरीके से बनाएंगे हम, ठीक है। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं पहले लिख रहा हूँ चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है। अगर इस तरह से आपने चार्ट नहीं बनाना, देन हम क्या करते हैं, एक एक करके फैक्टर्स लिखते हैं। कंपैरेटिव डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे तीनों कंट्रीज की, लेट्स स्टार्ट। सो कंपैरेटिव डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले हमारे पास आएंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स, ठीक है। सो डेमोग्राफिक का मतलब जो चीज़ हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड होती है, रिलेटेड टू पॉपुलेशन। सो सबसे पहले आया ए पॉइंट, पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन वाइज कौन सी कंट्री सबसे आगे है, कौन सी नहीं। सबसे आगे चाइना, देन इंडिया, देन पाकिस्तान। मैंने आपको शॉर्टकट लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको चैप्टर को रीकैप करने में बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। आपकी बुक में भी सेम पॉइंट्स हैं। द नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपको जान के हैरानी होगी कि सबसे कम चाइना में है और सबसे फास्ट पाकिस्तान में है, देन इंडिया में, ठीक है। रेट्स भी आपको साथ साथ बताए हुए हैं। सी पॉइंट, सेक्स रेशियो, दैट मीन्स 1000 मेल्स के पीछे आपके पास कितनी फीमेल्स हैं, हाउ मैनी फीमेल्स, ठीक है। सो इसकी रेशियो हमारे पास थी, सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में, देन इंडिया, चाइना में, देन इंडिया में। ये मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, फिर आपको एक इसका लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा मैं कि कैसे बनेगा। डी पॉइंट हमारे पास आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा पर्सन्स रहते हैं। सो द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज इंडिया, देन चाइना एंड देन पाकिस्तान। एक स्क्वायर किलोमीटर के पीछे इंडिया में सबसे ज़्यादा पर्सन्स पाए जाते हैं। ये तो हो गया हमारे पास डेमोग्राफिक फैक्टर्स, राइट। द नेक्स्ट वन इज जीडीपी, सेकेंड। सो जीडीपी ग्रोथ सबसे ज़्यादा किसकी है, चाइना की। चाइना, देन इंडिया, देन पाकिस्तान। द नेक्स्ट वन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, HDI, मतलब जितना ज़्यादा होगा, हायर इज बेटर, उतना ज़्यादा बढ़िया होगा हमारी कंट्री के लिए, ठीक है। सो इससे सबसे पहला पॉइंट आता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका था, चाइना का। इट वॉज 0.752, देन इंडिया, देन पाकिस्तान। मतलब रहने लायक सबसे अच्छा देश तीनों में से कौन सा था, चाइना, जहाँ पे ह्यूमन रिलेटेड फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा थी, देन इंडिया, देन पाकिस्तान। नेक्स्ट वन IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लोअर इज बेटर, ठीक है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब भाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम था, सबसे ज़्यादा था पाकिस्तान में, देन इंडिया में, देन चाइना में। चाइना में आपको पता है IMR क्यों कम था, बिकॉज ऑफ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज। नेक्स्ट इज सैनिटेशन, जो हम वाटर बेनिफिट्स उठाते हैं, सीवरेज बेनिफिट्स उठाते हैं, वो फैसिलिटीज कहाँ पे सबसे ज़्यादा थी, चाइना में, विद 76% पॉपुलेशन गेट सैनिटेड फैसिलिटीज, एंड देन इंडिया, देन पाकिस्तान, ओके। देन अंडर नरिश्ड पर्सन, अंडर नरिश्ड पर्सन्स, मतलब कि कौन से देश में ऐसे कितने पर्सन्स पाए जाते हैं जो कि अपने बेसिक मिनिमम लेवल को पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा पर्सन्स जो हैं वो पाए जाते हैं इंडिया, देन पाकिस्तान, देन चाइना। अब आप ना अपनी जरा बुक ओपन करना, मैं आपको पेज नंबर बोलता हूँ इस बुक का, जिनके पास न्यू एडिशन है। सो पुरानी बुक का तो हमारे पास टॉपिक मैच नहीं करेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट हमने कर लिया। सो
कॉमन सक्सेस स्टोरी भी हो गई, कॉमन फेलियर्स। जी हाँ, पेज नंबर 328 टॉपिक है हमारे पास एरियाज वेयर इंडिया हैज़ एन एज ओवर पाकिस्तान। इंडिया हैज़ एन एज ओवर पाकिस्तान, मतलब आपने ऐसे सारे एरियाज बताने हैं जहां पे इन दो प्लेसेस में इंडिया पहले आता है, पाकिस्तान बाद में। तो आपके पास ये लिस्ट है, आपने वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करना है। सो ये रहा भाई, इन पॉपुलेशन वाइज इंडिया इज मच फर्दर दैन पाकिस्तान। फिर ये पी आई है नहीं, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये रहा, डेंसिटी वाइज इंडिया में सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान में कम है। फिर ये रहा, ठीक है, फिर ये रहा पॉइंट, फिर ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ इंडिया वेयर इंडिया हैज़ एन एज ओवर पाकिस्तान। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द एरियाज वेयर पाकिस्तान हैज़ एन एज ओवर इंडिया, जहाँ पे पाकिस्तान पहले आता है, इंडिया बाद में आता है। सो ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं देखें। बेसिकली एक ये रहा 1, एक ये रहा 2, एक ये रहा 3। सो ऐसे बहुत ही कम एरियाज हैं जहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान आगे था इंडिया से, ठीक है। एक आपके पास ये टॉपिक पेज नंबर 329 बहुत इंपॉर्टेंट है, री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। कहते हैं पाकिस्तान में हर चीज़ सही थी, रिफॉर्म्स भी इंट्रोड्यूस किए उन्होंने, इकोनॉमिक प्लानिंग भी बनाई, ग्रीन रेवोल्यूशन भी हुई, ठीक है ना। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, उसके बाद उन्होंने अपने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, हर एक चीज़ की। फिर भी पाकिस्तान में पॉवर्टी दोबारा से कैसे आ गई, इसके बेसिकली 2 रीज़न थे, ठीक है ना, री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी के। एक तो था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, और दूसरा था वॉर सिचुएशन। एक तो वहां पे टेरर अटैक्स बहुत होते थे पाकिस्तान में, ठीक है। दूसरा वहां की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल जो सिस्टम था वो स्टेबल नहीं था। एंड द थर्ड वन इज ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस मतलब अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया, बहुत पैसा, एज कम्पेयर टू कि उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसा बहुत कम लगाया, ठीक है। सो एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर था ये, कि जिनमें तीनों कंट्रीज कैसे कैसे डेवलप हुई, कैसे ग्रो हुई, उनके ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ठीक है ना। सो ये सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। बेसिकली ये चैप्टर, ये टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट था 6 मार्क्स के लिए, ओके। सो छोटा सा चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ना एंड गो थ्रू द होल चैप्टर्स, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय बच्चों एंड टेक केयर।